अब हम पढ़ने वाले हैं आगे आपका जो चैप्टर है लीडरशिप, नेतृत्व। आगे आपके एक चैप्टर है नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप के सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले आता है नेतृत्व किसे कहते हैं, नेतृत्व किसे कहते हैं, लीडरशिप किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का मीनिंग इतना सही होता है अपने इच्छित कार्यों को दूसरों से करवाना या दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करना, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करना। टू मोटिवेट अदर्स फॉर गेटिंग ऑब्जेक्ट, टू मोटिवेट अदर्स फॉर गेटिंग ऑब्जेक्ट, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करना। क्या करना, काम करने के लिए, काम करने के लिए क्या करना, काम करने के लिए प्रेरित करना। किसको, दूसरों को। किस लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करना नेतृत्व कहलाता है। काम करने के लिए प्रेरित करने की कला नेतृत्व कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने की कला नेतृत्व कहलाती है। एन आर्ट फॉर इंस्पायरिंग अदर्स टू डू वर्क फॉर गेटिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज नाउन एज लीडरशिप। An art of inspiring others for getting object of organization is known as leadership। दूसरों को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने की कला, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने की कला क्या कहलाती है, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने की कला नेतृत्व कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन बता दी, बाकी की जो भी डेफिनेशन है आप अपने वहां पे देख लेना और उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना देना। अब आता हूँ मैं सीधी, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है लीडरशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, क्वालिटीज ऑफ लीडर और विशेषता। तो इसमें जो क्वेश्चन आने वाला मैं पहले ही बता देता हूँ, लीडर की क्वालिटी में से और इंपॉर्टेंस में से क्वेश्चन बनेगा। कहाँ से बनेगा, नेता के गुण कौन कौन से हैं और उसका महत्व कौन कौन सा है। पर उसके लिए हमें थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद होना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, क्यों 1 और 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स का बन सकता है। 2ACLPI 2F, 2ACLPI 2F, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट आते हैं 2A में आता है आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स, दूसरों को प्रेरित करने की कला। लीडरशिप क्या है, मैंने अभी डेफिनेशन बताया, दूसरों को प्रेरित करने की कला, आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स फॉर गेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने की कला लीडरशिप होती है। आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर फॉर गेटिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आया समझ। आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर, दूसरों को प्रभावित करने की कला। एंड आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर, दूसरों को प्रभावित करने की कला। लीडरशिप, एक अच्छा नेता दूसरों को प्रभावित करता। मोदी आके आपको बोलता है कि मुझे वोट दो, राहुल गांधी आके बोलते आप जिससे प्रभावित होंगे आप उसको जाके वोट दोगे, दोनों से प्रभावित नहीं है तो ठोक दो नोटा। तो वही है दूसरों से प्रभावित करने की कला। थर्ड पॉइंट आता है कॉमन गोल, संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को प्रेरित करना लीडरशिप के अंदर आता है। लीडरशिप में क्या होता है, कॉमन गोल होता है, सामान्य उद्देश्य होता है जिसको प्राप्त करने के लिए सब लोग मिलकर काम करते हैं। फिर आता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिस्टिंक्ट, नेतृत्व और प्रबंधन दोनों अलग अलग है। प्रबंध में व्यक्तियों को काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, व्यक्तियों से काम करवाया जाता है, जबकि इसमें नेतृत्व में दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित किया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है काम करने के लिए। तो प्रबंध और लीडरशिप दोनों अलग अलग क्रिया है। लीडरशिप प्रबंध का एक हिस्सा है छोटा सा। फिर आता है पावर, सत्ता। जो नेता होगा उसके पास अधिकार होगा, उसके पास सत्ता होगी, उसके पास पावर होगी। बिना पावर के लीडरशिप नहीं हो सकती। फिर आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेता के क्या होंगे,
हर व्यक्ति के साथ पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, हर व्यक्ति को लगना चाहिए ये तो मेरा आदमी है, तब तो वो अच्छा लीडर है, अन्यथा वो अच्छा लीडर नहीं होगा। फिर एक लीडरशिप के लिए जरूरी है फॉलोवर, उसको फॉलो करने वाले। जब तक उसके फॉलोवर नहीं है तब तक कोई लीडरशिप नहीं। एक अकेला आदमी चल रहा है, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता हूँ, कौन पूछेगा उसके पीछे कौन है? कोई पुदीना होना चाहिए, मतलब उसके फॉलोवर होने चाहिए। फिर आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। लीडरशिप फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल। जो संगठन के अंदर, वो बिजनेस सेक्टर के अंदर जो भी लीडरशिप है वो तो फॉर्मल है, और जो संगठन के बाद कहीं पे भी है वो इनफॉर्मल है। 4 लड़के जा रहे हैं, उनमें से एक लड़का डॉन बना हुआ, 4 उसके चमचे हैं, तो इनफॉर्मल लीडरशिप है, इनफॉर्मल लीडरशिप। और संगठन के अंदर मीटिंग हुई, मीटिंग के एक वोटिंग हुई, वोटिंग के थ्रू एक लीडर फिक्स हो गया जो हर डिपार्टमेंट को काम दे रहा है, वो है फॉर्मल लीडरशिप। जो एक स्ट्रक्चर के अंदर है वो फॉर्मल, जो अनस्ट्रक्चर्ड लीडरशिप है वो इनफॉर्मल लीडरशिप है। आया समझ में? तो 2ACL PIF, इंस्पायरिंग अदर, इन्फ्लुएंसिंग अदर, कॉमन गोल, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, पावर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फॉलोअर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये विशेषताएं होने के बाद में हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। देखो क्वेश्चन लीडरशिप में 2 जगह से आते हैं, एक तो लीडर की क्वालिटी ऑफ लीडर, नेता के गुण, एक अच्छे नेता के गुण। एक आता है इम्पोर्टेंस, इसके महत्व। इम्पोर्टेंस में आपको B2CGIM, सिंपल से पॉइंट, B2CGIM, बिल्ड मॉरल, बिल्ड मॉरल, मनोबल में वृद्धि। लीडरशिप क्या करती है? मनोबल में वृद्धि करती है। आज अगर नरेंद्र मोदी आपके सर पे आके हाथ रख दे कि तेरे साथ मैं तू जो चाहे कर, आदमी का मनोबल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसी तरीके से संगठन का अगर बड़ा लीडर, रिलायंस का मुकेश अंबानी किसी एम्प्लॉय को जाके कहता है तू तेरा आराम से तेरी मर्जी हो जैसे काम कर, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तो उसका मनोबल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कोई भी कर्मचारी काम कैसा भी कर रहा है, उसके साथ लीडर जाके कहता कि भाई ऐसे ऐसे काम कर, बाकी तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, मनोबल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ये मनोबल में वृद्धि करने का काम करता है, मॉडल बिल्ड करने का काम करता है। क्रिएट वर्क एनवायरमेंट, क्रिएट वर्क एनवायरमेंट, 2C के अंदर क्रिएट वर्क एनवायरमेंट, कार्य करने का वातावरण का निर्माण करता है। एक अच्छा नेता कार्य वातावरण का निर्माण करेगा। एक अच्छा नेता अच्छे अच्छे भाषण देगा, मोटिवेट करेगा, तो कार्य वातावरण अच्छा होगा या नहीं होगा? सब मन लगा के काम करेंगे कि हमारे लीडर ने ऐसा कहा है। आज नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को बोला तुम सबकी रक्षा के लिए मुझे देश में लॉकडाउन जरूरी है, मुझे करना है। तो वो एक अच्छा रहता है, उसमें लोगों ने भरोसा किया, उसे जिता के लेके आए, तो लोगों ने उसकी बात पे भरोसा किया, जैसा उन्होंने बोला वैसा सब लोगों ने अपने मर्जी से करना शुरू किया। अपने वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट किसने किया? लोगों ने किया, एक लीडर की बात मान के। एक अच्छा लीडर जैसा कहता है सब लोग मानते हैं, उसकी बात एम्प्लॉय पर अच्छा प्रभाव होता है, जिससे सब लोग उसकी बात मानते हैं, उससे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता है। फिर आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग, परामर्श, हर किसी को, व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपने लीडर से कंसल्ट कर रहा है और लीडर उसको परामर्श दे रहा है, भाई ऐसे नहीं ऐसे करो तो हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करो तो हो जाएगा। तो काउंसलिंग भी हो रही है। आज हर 30 दिन या 14 दिन PM और CM लाइव आके हमें बताते हैं कि कोरोना के अंदर हमें ये काम करें और आप ऐसा ऐसा काम करना, वो परामर्श देने का काम करे। तो परामर्श एक अच्छा लीडर देगा जिसको फॉलो करेंगे। काउंसलिंग होगी जिससे हमारी क्या होगी? मन की भ्रांतियां दूर होगी, मन में क्या उत्पन्न होने वाली जो भ्रांतियां, जो डर है वो खत्म होगा। फिर आता गाइडेंस एंड मोटिवेशन, निर्देश देंगे और मोटिवेट करेंगे। मॉरल बिल्ट होगा, आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, प्रेरित हो जाएंगे, इंस्पायर हो जाएंगे काम करने के लिए। हमने लिखा था 2A के अंदर इंस्पायरिंग। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी और प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। फिर मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, आदेश और अनुशासन बनाए रखने का काम एक अच्छा लीडर करता है कि बिना फालतू बदमाशी नहीं करनी। एक अच्छा लीडर रहेगा तो हो जाएगा।
तो एक अच्छी लीडरशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो आप सिंपल से लिखो B2CGIM, आप लिख दो बिल्ड मॉडल, क्रिएट वर्क एनवायरनमेंट, काउंसलिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। आप बुक में से इसकी लैंग्वेज पढ़ लो और अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बना के करके आने की कोशिश करो। टाइम कम है तो मैं लैंग्वेज को आपको बता नहीं सकता। फिर आते हैं एक अच्छे लीडर के गुण है, क्वालिटीज ऑफ लीडर। क्वालिटीज ऑफ लीडर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से 100% क्वेश्चन बनेगा। 100% क्वेश्चन मैंने बताया था या तो इम्पोर्टेंस में से बनेगा या क्वालिटीज ऑफ लीडर्स में से बनेगा। तो क्वेश्चन तो दोनों में से बनेंगे, एक का छोटा बनेगा एक का बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे लिख दो 2SOM, अच्छे लीडर के गुण लिख दो 2SOM। एस में अंदर लिख दो शार्प इंटेलिजेंस, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, शार्प इंटेलिजेंस, कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए। एक अच्छा लीडर क्या होना चाहिए? तीक्ष्ण बुद्धि वाला, इंटेलिजेंट होना चाहिए, शार्प बुद्धि वाला होना चाहिए। सेकंड आपके पास आता है सोशिएबल, मिलनसारिकता होनी चाहिए। एक अच्छे बुद्धिमत्ता होनी चाहिए मिलनसारिकता। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्ष होना चाहिए। एक अच्छा लीडर क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात करने वाला नहीं चलेगा। फिर आता है इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। एम में आता है इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, भावात्मक परिपक्वता एंड स्थायित्व। फिर आता है 2A में आता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड एबिलिटी TO2। एक तो होता है कम्युनिकेट, संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए। एबिलिटी टू इंस्पायर, दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर आता है 2D के अंदर आप लिख दो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छे लीडर में क्या होना चाहिए? निर्णय की क्षमता होनी चाहिए। ई में आता है एम्पैथी, एजुकेटेड एंड नॉलेज एंड नॉलेजेबल, शिक्षित व ज्ञानवान होना चाहिए। सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, सच्चाई व ईमानदार। सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद में आता है आपके पास DESH। H के अंदर आता था ह्यूमन रिलेशन स्किल, मानव संबंध बनाने के, मानव संबंध बनाने का कौशल होना चाहिए। एक बात बता देता हूँ, स्किल में आप 3 पॉइंट और लिख सकते हो। 3 पॉइंट है एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, उसके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। एक अच्छे लीडर की क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज ऑफ लीडर, एक अच्छे लीडर के गुण, नेता के गुण 100% याद रखो। 2SOM, 2ADESH, 2SOM, ADESH, 2SOM, ADESH। S के अंदर आ जाता है शार्प इंटेलिजेंस, कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए, बुद्धि वाला होना चाहिए। सोशिएबल का मतलब मिलनसार होना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सके, लोगों से मिलने वाला होना चाहिए, सोशिएबल होना चाहिए, सोसाइटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्ष होना चाहिए, भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करने वाला होना चाहिए। फिर आता है इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, भावात्मक
भावात्मक परिपक्वता व स्थायित्व सभी लोगों के की इमोशन के साथ जुड़ा होना चाहिए। मोदी की और राहुल गांधी में एक ही अंतर है कि वो इमोशन को नहीं समझता, ये इमोशन को समझता है। इसीलिए एक दिन आके बोल दिया मोदी ने कि हिंदुस्तान को हम विश्व गुरु बनाने की तरफ चलेंगे, हर लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल करेंगे। तो पाली में बैठा बैठा वो पंचर निकालने वाला भी सोच रहा है अपनी दुकान अब ग्लोबल हो जाएगी। उसकी भावनाएं उससे जुड़ी क्या नहीं जुड़ी, इमोशंस के साथ जुड़ने वाला। कभी कभी आप टीवी सीरियल देखते होंगे, वहाँ तो बोल आते हैं, बच्चे आते हैं, थोड़ी देर करते डांस करते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इस शहर से आया हूँ, मेरी माँ नहीं है, मेरे वो नहीं है। होते उनके घर में सब कुछ है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनको वो एक कहानी जनरेट करते हैं ताकि वो वहाँ पे रोए और टीवी पे देखने वाले देखे और उनके इमोशन जुड़े और SMS करे, वोट दे और उससे उनका पैसा बने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सीरियल से जुड़े। ये हर चौथे सीरियल के अंदर, हर चौथे जो ये आपकी रियलिटी शो के अंदर ये कहानी आती है। हर पांचवा या तीसरा बंदा ऐसा एक पकड़ते हैं जिसको कहते हैं कि तुझे ये ऐसी कहानी डिक्लेयर करनी है, ठीक है। तो आगे तो SOM आगे इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, भावात्मक परिपक्वता व स्थायित्व। भावात्मक रूप से लोगों की इमोशन के साथ जुड़ा हुआ हो और ऐसा जुड़ा हो कि हर आदमी के साथ हमेशा के लिए हो। किसी से भी मिला, भाई तेरे साथ मैं, तेरा कोई भी काम हो मुझे क्या देना। जब आप कॉलेज में जाओगे, जब ये यूनियन के लीडर एग्जाम होंगे, आप फॉर्म भरने जाओगे तो हर बच्चा आएगा कि मैं आपको फॉर्म भर देता हूँ, हमारे आदमी को वोट दे देना। कोई भी काम हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, हम आपके साथ हैं। अरे भाई तू कैसे साथ है, मेरा एग्जाम का पेपर देने तू जाएगा, तो किस तरीके के साथ ये फॉर्म तो मैं ही जमा करवा देता। ठीक है कि अब तू जाके जमा करा रहा है, देखो वोट चाहिए, लेकिन आपको क्या लगेगा, आपको जब भी कोई भी आप कॉलेज में जाओगे सीना था कि अरे वो मेरे पीछे है। जिस दिन कभी कोई पंगा हो गया, वो पीछे नहीं दिखा, तो पता चलेगा कि वो वास्तव में पीछे, जैसे इमोशनल अटैचमेंट होता है, जिससे लोगों को लगता है कि ये तो अपना आदमी, ये अपने पीछे है। आया समझ में। फिर आता है 2SOM आ गया। फिर आता है 2A एबिलिटी टू कम्युनिकेट, दूसरों से संपर्क बनाने की क्षमता। जब तक आप संपर्क नहीं बनाओगे तब तक आप कैसे लीडर। दूसरा होता है टू इंस्पायर, होता है दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। दूसरे लीडर ऐसा होना चाहिए जिससे प्रभावित हो सके। नरेंद्र मोदी से प्रभावित हो सकते, गांधी से वो हो सकते हैं, नहीं होते, इसलिए उसको किसी ने वोट भी नहीं दिया। जो जिससे प्रभावित होगा उसको वोट भी देगा। फिर आता है एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। कभी कहीं पे फंस गए हो, 4 लोगों ने आपको घेर लिया है, तब निर्णय लेने की क्षमता आपकी है कि आपको वहां से भागना है, उनसे उलझना है, उनसे लड़ाई करनी है, उनसे माफी मांगनी है, भागना है। वहां पे डिसीजन लेने की क्षमता एक अच्छी लीडर की होती है। श्री कृष्ण युद्ध का मैदान छोड़ के भागे, वो कायर थोड़ी कहलाए, भागे थे वो कायर थोड़ी कहलाए। वहां पे आपकी क्षमता काम करेगी। महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के भागा, कायर थोड़ी कहलाया। वैसे आपकी एबिलिटी वहां पे काम करेंगी। एक अच्छा लीडर को कठिन परिस्थिति में कैसा काम करना, डिसीजन कैसे लेना, वो डिसीजन मेकिंग की क्षमता होनी चाहिए। एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए भाई साहब। फॉर्म ले जाके दिया, आदमी अंगूठा छाप कि बता कहाँ पे अंगूठा करना है। सपोज भारत का प्रधानमंत्री ऐसा बन जाए जिसको फॉर्म ले जाके देने के बता कहाँ पे अंगूठा करूँ, तो उसमें अंदर लिखा हो, कल उससे कुछ भी साइन करवा देंगे, कोई भी प्रपोजल पास करवा देंगे। उससे बोला कुछ, अंदर कुछ लिखा हुआ, साइन करवा दिया। तो एजुकेटेड भी एक अच्छा लीडर होना चाहिए। कम से कम बिजनेस सेक्टर में तो एजुकेटेड लीडर चाहिए। सिंसियरिटी होनी चाहिए लीडर में। क्या होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अगर आपका लीडर ही भ्रष्ट है तो सब लोग भ्रष्ट होंगे। तो सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और दूसरों के साथ संबंध बनाने वाला भैया होना चाहिए। संबंध, ह्यूमन रिलेशन बनाने वाला होना चाहिए। हर एक आदमी को लगना चाहिए यह आदमी अपना है। तो 2SOM 2ADESH सिंपल सी फॉर्म में इम्पोर्ट क्वालिटीज है, लिख लो और याद कर लो, क्योंकि क्वालिटीज ऑफ लीडर का छोटा और बड़ा दोनों के दोनों क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मैं कुछ स्किल्स बता रहा हूँ लीडर की जो भी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्वालिटीज, जिनको अगर आप याद कर सकते हो तो लिख दो। देखो लीडर में 3 टाइप की स्किल तो जरूरी है। एक तो होती है एनालिटिकल स्किल, विश्लेषण करने का कौशल। एनालिटिकल स्किल, विश्लेषण करने का कौशल होना चाहिए। टेक्निकल स्किल
मतलब उसे तकनीकी कौशल, तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए। 3 एक्स्ट्रा क्वालिटीज बता, इतने पॉइंट के अलावा 3 एक्स्ट्रा क्वालिटीज बताइए, याद कर सकते हो तो इनको भी लिख दो स्किल में। एनालिटिकल, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। कितने स्किल है? एनालिटिकल, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। 100% क्वेश्चन जो लीडरशिप में से आपके बनेंगे वो है, एक तो इसकी इंपॉर्टेंस का, एक बनेगा आपकी क्वालिटीज का। एक अच्छी लीडर की क्वालिटीज कौन सी है? 100% क्वेश्चन इन ये 2 बनने वाले हैं। जो 2 क्वेश्चन मैंने बताई ये 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब आपके एक चैप्टर एंड होता है यहाँ पे, लीडरशिप का चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। लीडरशिप का चैप्टर आपके यहीं पे एंड हो जाता है। अगला जो चैप्टर है आपके पास है वो मोटिवेशन का। अगला चैप्टर है आपके पास मोटिवेशन का। मोटिवेशन के चैप्टर में आप देख लो मोटिवेशन। मोटिवेशन में सबसे पहले आपका याद आता है मीनिंग। सिंपल वर्ड में जो मीनिंग बता रहा हूँ वो याद कर लो 1 सेकेंड में। मोटिवेशन वर्ड मेड फ्रॉम वर्ड मोटिव। अभिप्रेरण शब्द की उत्पत्ति, अभिप्रेरण को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति मोटिव से हुई है। मोटिवेशन वर्ड मेड फ्रॉम मोटिव। मोटिवेशन मेड वर्ड फ्रॉम मोटिव, जिसका अर्थ होता है प्रेरक। जिसका अर्थ होता है प्रेरक। अभिप्रेरण को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति मोटिव शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरक। जिसका अर्थ होता है प्रेरक। जिसका अर्थ होता है प्रेरक। कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहित करना, व्यक्तियों को कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहित करना। टू इंस्पायर पर्सन टू डू वर्क, दैट मीन्स दूसरों को कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहित करना। टू मोटिवेट, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, अभिप्रेरित करना। मोटिवेशन, अभिप्रेरण, हिंदी में बोलते इसको अभिप्रेरण। इस शब्द की इसको अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति मोटिव शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरक। मोटिवेशन और वर्ड विच मेड फ्रॉम मोटिव, दैट मीन्स इंस्पायर अदर्स। दैट मीन्स इंस्पायर अदर्स, प्रेरक। अब इसका मीनिंग होता है सीधे टू मोटिवेट पर्सन टू डू वर्क, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सेकंड पॉइंट लिखना टू डू वर्क। सिंपल सी बात है, आपको इस तरीके से लिखना है। पहला पॉइंट तो आपको ऐसे लिखना है, अभिप्रेरण, इसको अंग्रेजी में ये बोलते हैं मोटिव बोलते हैं, इसका अर्थ होता है प्रेरक। ठीक है, अभिप्रेरण को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। जिसकी, इस टाइप से पॉइंट कर लो, मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ से सेकंड पॉइंट डाल दो, जिसकी उत्पत्ति मोटिव से हुई है, मोटिव शब्द से हुई है। जिसका अर्थ, यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे लिख दो प्रेरक। इंग्लिश वाले भी आप ऐसे लिख दो, मोटिवेशन वर्ड मेड फ्रॉम मोटिव, दैट मीन, ऐसे डैश किया, लिख दो टू इंस्पायर अदर्स। सेकेंड पॉइंट लिखो, मोटिवेशन का अर्थ होता है, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। टू इंस्पायर अदर या टू मोटिवेट पर्सन टू डू वर्क। मोटिवेट पर्सन टू डू वर्क, ये तो थी आपकी सिंपल मीनिंग, सिंपल परिभाषा मोटिवेशन की। क्या थी? सिंपल मीनिंग, सिंपल डेफिनेशन मोटिवेशन की। यहाँ पे बीच में आपको लिख देना चाहिए ऐसे मोटिवेशन।
प्रेरित करना। टू डू वर्क। ये इसका डायग्राम होता है, मोटिवेशन का डायग्राम होता है। इस टाइप से बना दो। प्रेरित करना काम करने के लिए, फॉर टू डू वर्क, फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का ये हो गया डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद में आपके मोटिवेशन के अंदर आपके आगे जो पोर्शन है वो आता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी विशेषता है, मोटिवेशन की विशेषता में से जो आपके क्वेश्चन बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स का है MI2DC, MI2D, MI2CD, MI2CD। M का मीनिंग होता है मेथड। मोटिवेशन एक विधि है, अभिप्रेरण विधि है। इनर फीलिंग, मोटिवेशन इज अ इनर फीलिंग, ये आंतरिक भावना है। फिर आता है डी, सी के अंदर आता है कंटिन्यूस प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये है कंटिन्यूस प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डी के अंदर आता है डिफरेंट फ्रॉम मॉडल, मनोबल से अलग है। आया समझ में? ये थी मोटिवेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन में सिंपल से पॉइंट MI2CD, MI2CD। M का मीनिंग होता है मोटिवेशन इज अ मेथड। मोटिवेशन एक विधि है। कैसी विधि है? मोटिवेशन इज अ मेथड ऑफ इनर फीलिंग। मोटिवेशन इज अ इनर फीलिंग, आंतरिक भावनाएं, अभिप्रेरण आंतरिक भावना है। टू सी में आता है मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन अभिप्रेरण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और डिफरेंट फ्रॉम मॉडल। आप इसको आप आगे लिखोगे एक M, फिर आप इसमें लिखोगे MI2CD। इसका मीनिंग होता है, M का मीनिंग होता है मोटिवेशन। सबके आगे आपको क्या लगाना है? मोटिवेशन लिखो। मोटिवेशन इज अ मेथड, मोटिवेशन इज अ इनर फीलिंग, मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन डिफरेंट फ्रॉम मॉडल। ये मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडल, ये मॉडल से अलग है, मॉडल से भिन्न है। आया समझ में? विशेषता आ गई मोटिवेशन की। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें आप खुद लिख सकते हो। मोटिवेशन एक मेथड है, इनर फीलिंग है, इसके अंदर की लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। समय बहुत कम है। तो फिर आता है हमारे पास एक मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन आता है। आपको सिंपल सा कुछ क्वेश्चन भले मीनिंग का है, इम्पोर्टेंस का है, कैरेक्टरिस्टिक्स का है, लिखना सारा का सारा है। एक लाइन मीनिंग की, 2 लाइन इम्पोर्टेंस की, 4 लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स की। जिसका पूछे उसको तो लिखना है ज्यादा, और जिनका नहीं पूछा है उनको भी आपको 2 पॉइंट डालने हैं ताकि नंबर पूरे मिल सके। अब आता है 2A, इम्पोर्टेंस लिख लो 2A। 2A के अंदर आ जाता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। सेकेंड आता है अराइजेस इंटरेस्ट इन वर्क। फिर है AI इंस्पायर एम्प्लॉय टू वर्क। कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना। यूटिलाइजेशन
ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। 3R के अंदर आ जाता है आपके पास रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या होता है? एक तो एम्प्लॉय टर्नओवर, कर्मचारियों का आवर्तन, कर्मचारियों के आवर्तन में कमी, एम्प्लॉय टर्नओवर, कर्मचारियों के बाहर जाने में कमी हुई, आवर्तन में कमी हो गई। एब्सेंटिज्म रेट, एब्सेंटिज्म रेट में कमी हुई। और वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, मन लगा कि काम करेंगे तो एक्सीडेंट में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। फिर आता 3R, R के बाद में आ जाता है 2AIU 3RMS, मॉडल बिल्डिंग। और एस के अंदर जो आपके सबसे बड़ा सैटिस्फिकेशन नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, satisfy need of employee। सीधी सी बात है 2AIU 3RMS, 2AIU 3RMS, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है, हालांकि मैंने आपको स्टार्ट में जब वीडियो शुरू किया था तो मैंने आपको 9 या 10 इम्पोर्टेंस ऐसी बताई थी जो आप कहीं पे भी लिख सकते हो। उसके अलावा पर्सनल जो इम्पोर्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ। मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस है 2AIU 3RMS। सबसे पहला था अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। एराइजेज इंटरेस्ट इन वर्क, काम में रुचि उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेरण जरूरी है। इंस्पायर एम्प्लॉय टू वर्क, काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए अभिप्रेरण जरूरी है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का उपयोग हो, मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए मोटिवेशन जरूरी, अभिप्रेरण। रिड्यूस, ये कम करता है क्या? एम्प्लॉय टर्नओवर, कर्मचारियों के आवर्तन को कम करता है। कर्मचारी को जो मोटिवेट करते हुए मन लगाकर काम करते हैं, उनको अच्छा वेतन मिलता है, उनको खुशी मिलती है, तो वे संगठन को छोड़कर नहीं जाएंगे, वे संगठन को जल्दी छोड़कर नहीं जाएंगे, जिससे कर्मचारियों के आवर्तन दर में कमी आती है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट में कमी आती है। एब्सेंटिज्म, बार बार एब्सेंट कब रहता है? जब बंदे का मन नहीं लगता। मोटिवेट होगा, अच्छे से अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होगा तो उसका मन काम में लगेगा और वो रेगुलर रहेगा, जिससे एब्सेंटिज्म की रेट कम होती है, अनुपस्थिति की दर में कमी आती है। फिर एक्सीडेंट, मन लगा कि काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो होने वाली दुर्घटना में 100 तक कमी आ जाती है, एक्सीडेंट में कम। जब आप ध्यान लगाकर गाड़ी चला रहे हो तो आपके एक्सीडेंट में नहीं होने की चांसेस बढ़ेगी। ठीक है। फिर आता मॉडल बिल्डिंग, मॉडल बूस्ट होता है, मॉडल बिल्ड होता है, इसका काम करता है, फिर सेटिस्फाई करता है नीड को, एम्प्लॉय की, कर्मचारियों की आवश्यकता को संतुष्ट करने का काम करता है। 2AIU 3RMS, ये थी आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या थी? मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस। अब अगला जो एक पॉइंट है मोटिवेशन में, तो अच्छा पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं इम्पोर्टेंस के बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। एलिमेंट जिसको बोलते तत्व, अभिप्रेरण के तत्व, अभिप्रेरण के तत्व, अभिप्रेरण के तत्व, मोटिवेशन के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर आ जाता है 3P, पर्पसिव, पॉजिटिव एंड ये उद्देश्य, मोटिवेशन हमेशा उद्देश्यपूर्ण होगा। सेकेंड होता है पॉजिटिव, मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव होगा और प्रोडक्टिव होगा, उत्पादक, प्रोडक्टिव होना, उत्पादकता, उत्पादक क्यों होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण मोटिवेशन होना चाहिए। फिर आता है ए, एडिक्वेंसी,
एडिक्वेंसी मोटिवेशन जो होता है, अभिप्रेरण होता है, वो पर्याप्त होना चाहिए। अपर्याप्त मोटिवेशन काम नहीं करेगा। 3P सी में आता है कॉम्पिटिटिव। मोटिवेट करने वाले तत्व कौन कौन से है? कॉम्पिटिटिव आपको मोटिवेट करने वाला एक तत्व है। इसके बाद में आपके पास आ जाता है फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। मोटिवेशन होता है फ्लेक्सिबल भी एंड डायनेमिक। जो हमारा वातावरण है, डायनेमिक का एनवायरमेंट, जो हमारा फ्लेक्सिबल और डायनेमिक एनवायरमेंट है, ये मोटिवेट को इफेक्ट करता है। उसके अलावा आपके पास आता है 2S के अंदर एक तो होता है साइंटिफिक। मोटिवेशन का एक मेन तत्व है, मुख्य तत्व ये साइंटिफिक होता है। तो एक आता है स्टेबल परमानेंट। ये स्थायित्व के बारे में आता है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन के तत्व 3PACD2SI। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ एलिमेंट्स कौन कौन से थे। एक पर्पसिव, ये उद्देश्यपूर्ण होता है मोटिवेशन, सकारात्मक होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो सकता है, साइंटिफिक होना चाहिए, एक स्टेबल होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। उसके साथ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक व्यक्ति के जो पर्सनल गोल होते हैं, पर्सनल गोल, और एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करने वाला काम अगर कोई करता है तो वो मोटिवेशन करता है। इन दोनों में इंटरेक्शन करने का काम कौन करता है? मोटिवेशन करता है। ये मोटिवेशन के एलिमेंट्स है, तत्व है। ठीक है, मोटिवेशन के एलिमेंट्स है, तत्व है, लिख लिया आपने। अब हम आगे चलते हैं। मोटिवेशन के तत्व आगे आपके पास अभिप्रेरण के तत्व। अभिप्रेरण के तत्व के बाद में इस चैप्टर में आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है जो आप कर सकते हो। तो मोटिवेशन में सबसे पहले मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस और एलिमेंट, ये 4 पॉइंट में आपका पूरा मोटिवेशन होता है। 4 पॉइंट में होता है, जिसमें से आपके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस में से 100% क्वेश्चन है। और अगर आपकी किस्मत खराब रही तो एलिमेंट्स में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। एलिमेंट्स में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई 4 एलिमेंट बताओ, कोई 5 एलिमेंट बताओ, कोई 3 बताओ। तो मैंने आपको इतने सारे एलिमेंट बताए, इसमें से कोई भी 4 आप लिख लेना। ठीक है, अब हमारा जो अगला चैप्टर है उसे कहते हैं मार्केटिंग। अगला चैप्टर है आपके पास विपणन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मार्केटिंग, मार्केटिंग इंग्लिश में बोलते हो, विपणन बोलते हो हिंदी के अंदर। मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर आपका क्या होता है? मार्केटिंग का सिंपल सा एक सीधा सा अर्थ लिखना होगा आपको। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो आता है मीनिंग का। मीनिंग का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए तो आप मीनिंग लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, ये 3 क्वेश्चन आप, जिसमें से आपके इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन इम्पोर्टेंस का बनता है, छोटा क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स का बनता है। लेकिन आपको मीनिंग आना इन दोनों के लिए जरूरी है। मीनिंग में आप सिंपल सी बात है, प्रोवाइडिंग गुड्स टू कंज्यूमर नीड। ठीक है, कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड कराना, प्रोडक्ट को, उत्पादित माल को उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाना। प्रोवाइडिंग गुड्स टू कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। कंज्यूमर की, उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उपभोक्ता को माल उपलब्ध करवाना। उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उसे क्या करना?
माल उपलब्ध करवाना, उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार, प्रोवाइडिंग गुड्स टू कंज्यूमर अकॉर्डिंग इट्स नीड, उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना, प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। आज आपको एक डेयरी मिल्क की जरूरत है, आपको डेयरी मिल्क नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। मार्केटिंग का मीनिंग है उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद को उपलब्ध करवाना, ठीक है। कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना मार्केटिंग कहलाता है, विपणन कहलाता है। इसकी विशेषताएं देख लो, इसकी विशेषताएं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सिंपल सी है, सिंपल से A to C DUB DUSH। A के अंदर आ जाता है आपके पास आर्ट एंड साइंस, टू C के अंदर आ जाता है कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, उपभोक्ता केंद्रित अवधारणा, डायनेमिक प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस। एस के अंदर आ जाता है स्कोप, और ये कैसी एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, विपणन की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केटिंग की ये है, आर्ट एंड साइंस जो कला और विज्ञान दोनों है। सेकेंड होता है कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, उपभोक्ता आधारित अवधारणा है। कैसे आधारित है? उपभोक्ता केंद्रित अवधारणा है, जिसमें कंज्यूमर को मध्य में रखा जाता है, उसकी नीड्स को पता किया जाता है और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करके उसकी नीड्स को क्या किया जाता है? सेटिस्फाई किया जाता है। कंज्यूमर की नीड्स को पता करेंगे, कंज्यूमर की आवश्यकता को पता करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, उसकी आवश्यकता को उसे उपलब्ध करवा के संतुष्ट करेंगे। इसमें उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, उपभोक्ता को ही सब कुछ माना जाता है। फिर आता है ये डायनेमिक प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल का मीनिंग है सभी जगह एप्लीकेबल होती है, इसलिए यूनिवर्सल प्रोसेस है। फिर इसका क्षेत्र हर जगह अवेलेबल है, जहाँ कहीं पे भी बाजार है, जहाँ कहीं पे भी उपभोक्ता, वहाँ पे इसका क्षेत्र मौजूद होगा। फिर आता है ह्यूमन एक्टिविटी, ये मनुष्य द्वारा की जाती है, तो ये कैसे एक्टिविटी हुई? ह्यूमन एक्टिविटी हुई। आया समझ में कैरेक्टरिस्टिक्स? कोई प्रॉब्लम? अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट। अगले पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो तीन अलग अलग जनों के लिए अलग अलग तरीके से है। एक उपक्रम के लिए अलग होगी, ग्राहक के लिए अलग होगी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उपक्रम, ग्राहक और एक और होता है समाज। उपक्रम को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, और समाज को बोलते हैं सोसाइटी। ठीक है, इन तीनों के लिए अलग अलग होगी। उपक्रम के लिए महत्व कैसा है, इसके लिए महत्व कैसा है और इसके लिए कैसा है। ये क्या होता है? उपक्रम की गुडविल के लिए जरूरी है। उपक्रम की गुडविल को इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी को में इंक्रीज करता है, प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज करता है, मार्केट में इंक्रीज करता है। ग्राहक के लिए क्या है? ग्राहक को नए प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, नए प्रोडक्ट का ज्ञान होता है, नए प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। ग्राहक को टाइमली प्रोडक्ट मिलता है, ग्राहक की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। सोसाइटी के लिए कैसा जरूरी है? सोसाइटी को न्यू प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। सोसाइटी में पहले से जो रूढ़िवादिता है, जो वो पहले से आपके
रूढ़िवादिता जो पहले से कुरीतियाँ बनी हुई है वो सारी की सारी कुरीतियाँ समाप्त होती है। तो तीनों के लिए अलग अलग महत्व है। विपणन का जो महत्व है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप बुक में से अच्छे से देख लेना एक बार। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के लायक का क्वेश्चन है। अब आता है विपणन के क्षेत्र, स्कोप। विपणन के जो क्षेत्र होते हैं, इस स्कोप में से आपके क्वेश्चन बनने वाला है। स्कोप में सबसे पहला होता है मार्केटिंग रिसर्च, बाजार अनुसंधान। पहला क्षेत्र है आपके पास बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च, जिसे एमआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमआर, मार्केटिंग रिसर्च। सेकंड होता है मार्केट डिवीजन, बाजार का विभाजन। प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग बाजार का विभाजन किया जाता है। जोधपुर का बाजार अलग है, पालिका अलग है। क्षेत्र के आधार पर बाजार का विभाजन करते हैं, लोगों के आधार पर बाजार का विभाजन करते हैं। विभाजन किसके आधार पर करते हैं? वहाँ पे ज्यादा जवान रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग विभाजन करते हैं। छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे अलग बाजार होगा। तो बाजार का विभाजन और बाजार का रिसर्च करते हैं। उसके बाद में आपका तीसरा जो पॉइंट आता है प्रोडक्ट की पॉलिसी, उत्पाद की नीतियाँ क्या क्या है, उत्पाद कैसा है, उसकी नीतियाँ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग विपणन। फिर आता है प्राइस की पॉलिसी कैसी है। महंगा प्रोडक्ट होगा तो उसी जगह चलेगा जहाँ पे सब अमीर रह रहे हैं, और कम महंगा प्रोडक्ट होगा उसी जगह चलेगा जहाँ पे सब गरीब रह रहे हैं। तो उस प्राइस पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है। फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस, विक्रय के बाद में उसकी सर्विस कैसी है, विक्रय के बाद में उसकी सर्विस कैसी है, इस बात पे भी प्रोडक्ट की पॉलिसी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हुए विपणन के? मार्केट रिसर्च, मार्केट डिवीजन, प्रोडक्ट पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी और आफ्टर सेल सर्विस। इन 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इन 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से पढ़ लेना। जहाँ कहीं पे भी मार्केटिंग कोर्स में वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। आया समझ में? अब अगला जो चैप्टर है आपके है एडवर्टाइजमेंट, जो हम पढ़ेंगे अगले सेशन के अंदर। एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में।